सवाल पहला है, फिर हम क्रमशः आपसे कई बात करेंगे, कई सारे सवाल हैं। हम खुद भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि हम इस मामले में खुद ही लेमैन हैं, तो दर्शक हो सकता है हमसे ज़्यादा होशियार हो, तो मैं जिज्ञासा बस सवाल करूँगा आपसे और आप उसका जवाब दें। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत दिलचस्प है। ये कल का मैं नवभारत टाइम्स देखा था, मैंने आज तो पढ़ नहीं पाया मैं। तो नवभारत टाइम्स में बहुत ही सुंदर टाइटल दिया था, हेडलाइन बनाई थी, कूटनीतिक मेगा शो। और ये अपने आप में टाइटल नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह से पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए श्रद्धांजलि है। ये जो अमेरिका की एक पॉलिसी रही है जो कि पिछले दिनों से फॉलो कर रहे हैं, वो हर चीज का वो यूक्रेनाइजेशन कर रहे हैं। हर चीज के बीच में, हर चीज के साथ में नत्थी करके यूक्रेन को ले आते हैं और वो हर समिट को इस यूक्रेनाइजेशन के जरिए और इसके प्रोपेगेंडा के जरिए वो छीन लेना चाहते हैं। यहां थोड़ा सा एक उल्टा खेल हो गया। यहां एक दूसरा प्रोपेगेंडिस्ट था, उसने अपने प्रोपेगेंडा के लिए अमेरिका को टेल के बाहर कर दिया। G20 का पूरा ग्रुप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा था, कल तक की घटना बता रहा हूं मैं आपको, रात तक की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे तमाम दोस्त हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी में और विदेश मंत्रालय में। ये जो सोकॉल्ड डिक्लेरेशन आया है, इसके 75 पैराग्राफ लिखे जा चुके थे और 76वां पैराग्राफ खाली छोड़ दिया गया था। और किस लिए खाली छोड़ दिया गया? क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा था यूक्रेन के मसले पर क्या लिखें। और अंत में क्या हुआ? अंत में यह हुआ कि अमेरिका और चाइना की बात माननी पड़ी। जो डिक्लेरेशन में लिखा गया है, मैं उसे सिर्फ बताना चाहता हूं, जो वो पैराग्राफ फिलअप किया गया यूक्रेन युद्ध के और रूस के युद्ध के संदर्भ में। वो कहा गया है उसमें कि हम यूएन के और सिक्योरिटी काउंसिल के सभी प्रस्तावों को दोहराते हैं और समग्रता में ये घोषणा करते हैं कि ये जो यूएन के जो सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाए, यूएन के जो एग्रीमेंट है उनका पालन किया जाए। सामान्य तौर पर बड़ी मतलब साधु भाषा लगती है, लेकिन इसके बहुत गंभीर मीनिंग है। गंभीर मीनिंग क्यों है? ये नरेंद्र मोदी और उनकी जो भक्त मंडली है, वो अगर आपका चैनल सुन रही हो तो उनके लिए बताना चाहता हूं मैं ये। इसका मीनिंग ये है कि अमेरिका के पिछलग्गू होकर काम करने से सोवियत संघ ने रोक दिया, रशिया ने रोक दिया। जब ये बात लिखी गई कि यूएन के जितने भी एग्रीमेंट हैं उनका पालन किया जाए और जो डिक्लेरेशन उनका पालन किया जाए, तो उसमें एक सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है और एग्रीमेंट है जिसका अमेरिका सिग्नेटरी है और अमेरिका ने जिसका उल्लंघन किया है वो यूक्रेन के संबंध में। जब सोवियत संघ का 10 राष्ट्रों में विभाजन हुआ और यूक्रेन बना, तो उनके बीच में कोल्ड वॉर के समापन के साथ में एक एग्रीमेंट था, वो ये कि हमारा कोई भी देश नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। हमारे देश के आसपास कहीं पर भी नाटो की सेनाएं नहीं आएंगी। और अमेरिका ने ये एग्रीमेंट तोड़ा है। और ये वो जो कल रात जो वो कह रहे हैं ना, बड़ी मेहनत हुई नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट आया है कि हमारी डिप्लोमेसी के लोगों ने बड़ी मेहनत क्या की? आपने, आपको साफ कह दिया गया था कि आपने अगर हाथ लगाया, यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में कुछ भी लिखा तो फिर खैर नहीं है। तो अल्टीमेटली किस पर आया? लौट के बुद्धू घर को आए। तो यूएन डिक्लेरेशन के सामने आपने जिस चीज को इंडोर्स किया, अमेरिका चाहता था कि रूस को हमलावर घोषित किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। एक अन्य चीज जो जरूरी चीज है, जो कि पूरा का पूरा मॉडल चला है, उस अनफॉर्चुनेटली उस मॉडल का हिस्सा नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी भी बन गई है। वो मॉडल क्या है? वो मॉडल यह है कि चाइना को किसी भी तरह से हर स्तर पर आइसोलेट करो। ये कैंपेन चल रहा है पिछले कई साल से।
और इस कैंपेन को कंट्रोल कर रहा है सीआईए, ऑफिशियली सीआईए। वे तमाम अखबार ऑफिशियली सीआईए की जो प्रेस रिलीज तैयार होती है उनको सीधे सीधे हेडलाइन बनाते हैं और उनके स्तंभकार लिखते हैं उस पर, और उनका एक ही लक्ष्य है, चाइना को आइसोलेट करो। हुआ क्या इसमें, इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? क्या चाइना आइसोलेट हुआ? चाइना आइसोलेट तब होता जब चाइना का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आता और उसके सामने आप कोई बात तय करते। लेकिन स्थिति तो ये थी कि आप चाइना के राष्ट्रपति को आप मोबिलाइज ही नहीं कर पाए। पहली बार हुआ कि चाइना का कोई राष्ट्राध्यक्ष लंबे समय के बाद पहली बार किसी G20 की समिट में शामिल नहीं हुआ। दूसरी चीज जो कि बहुत ही मजेदार चीज है, ये जो अफ्रीकी यूनियन के देश जो शामिल हुए हैं, नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है उससे। अफ्रीकी यूनियन के लोग आमंत्रित सदस्य पहले से थे। सेनेगल के राष्ट्रपति पहला राष्ट्रपति है जिसने कि यूनाइटेड नेशन के असेंबली में सितंबर 2022 में अपनी स्पीच में इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि अफ्रीकी यूनियन को G20 तक की मेंबरशिप दी जानी चाहिए। वो पहला व्यक्ति था, भारत नहीं था। सेनेगल के राष्ट्रपति का नाम लेने से आपकी जीभ कटती है, ये ऑन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अफ्रीकी यूनियन के लोगों को जो पूर्ण सदस्यता दी गई, इसका श्रेय भारत सरकार या और कोई नहीं ले सकता। अगर किसी को मिलता है जिसने कि इस प्रश्न को सबसे पहले उठाया था तो वह था सेनेगल का राष्ट्रपति जिसका नाम था मकी सैल, जिसने कि इस प्रश्न को उठाया था। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही जरूरी चीज है इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि ये जो यूक्रेन रूस युद्ध के संदर्भ में जो सो कॉल्ड तटस्थता की बात उठाई गई, असल में अमेरिका चाहता यह था कि इस G20 समिट को पूरे के पूरे अमेरिकी प्रोपेगेंडा के लिए हाईजैक किया जाए। अनफॉर्चुनेटली यहां एक दूसरा प्रोपेगेंडिस्ट बैठा हुआ था जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसने अपने लिए हाईजैक कर लिया। हुआ यह है कि पिछले 3 महीने में, अभी जान लीजिए, पिछले 3 महीने में भयानक एग्रेसिव ढंग से नाटो की सेनाओं ने रूस के अंदर हस्तक्षेप किया और बाकायदा 3 महीने पहले डिक्लेयर करके हस्तक्षेप किया कि अब हम सोवियत रूस की सेना को नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे। हालत यह है कि इन 3 महीने में उनकी स्थिति सबसे ज्यादा बदतर हुई और रूस को कम से कम नुकसान हुआ। तो वे उम्मीद लगाए बैठे थे बाइडेन साहब कि इस सम्मेलन का वे अपने प्रोपेगेंडा और यूक्रेन में अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूक्रेन में स्वयं नाटो की सेना का सिराजा बिखर गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नाटो के सेक्रेटरी ने आज से 7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सबके सामने स्वीकार किया। एक अन्य चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आपने ध्यान दिया होगा कि नरेंद्र मोदी ने कोविड का नाम लिया। अच्छा, बाइडेन साहब भी कह रहे हैं कि कोविड में हमने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन जैसे भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं इन दोनों से। बाइडेन साहब चले हैं तो उनकी बीबी खुद कोविड की शिकार थी और वो घर में थी। अमेरिकी पूरा प्रोपेगेंडा और नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोपेगेंडा सिर्फ एक सूचना से धराशायी हो गया कि बाइडेन की पत्नी को कोविड हुआ और वो नहीं आ सकती। अब आप जश्न जब बनाते हैं ना, तो आप वाह वाह आहा के अलावा और कुछ नहीं बोलते। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि कोविड का असर, कोविड का प्रभाव गया नहीं है, गया नहीं है। एक अन्य चीज, खाली ईमानदारी है ना, सफलता मिली है, ईमानदारी से बता दो कि भारत में कितने लोग मरे और अमेरिका में कितने लोग मरे। सिर्फ 2 जगह के डाटा दे दो, सिर्फ एक चीज का डाटा दे दो, कोविड के दौरान कितने लोग मरे और कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद कितने लोगों की अब तक डेथ हुई।
यूरोप के देशों का डाटा उपलब्ध है जिसमें कि करीब 7.5 लाख से अधिक लोग कोविड से मारे जा चुके हैं, जिसका कोविड के इंजेक्शन के जरिए, वायरस के इंजेक्शन के जरिए। भारत में तो काउंटिंग ही नहीं करने दी। और इंडिया इंस्टीट्यूट, ये जो एम्स के लोगों ने बाकायदा प्रपोजल दिया कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो टीकाकरण हुआ है कोविड का, इस टीकाकरण के बाद में उसके इफेक्ट से कितने लोग प्रभावित हुए हैं और मर गए, हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं। लेकिन वो करने नहीं दी गई। लोगों ने इंडिपेंडेंटली जो काम किया, लेकिन यूरोप का तो डेटा उपलब्ध है। तो यूरोप में कोविड के टीकाकरण से 7 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। भारत में कोई मरा ही नहीं, जी नहीं, हजारों लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो अभी तक उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो ये जो डिक्लेरेशन के पहले ही जो दिन, एक और चीज है जो कि लास्ट में मैं भी बोलना चाहता हूं। नॉर्मली क्या होता था, सम्मेलन खत्म होने के बाद में डिक्लेरेशन आता था। नरेंद्र मोदी गजब पैनिक और बेचैन। कल रात को वो डिक्लेरेशन तैयार करके डाल दिया गया। अरे भाई, जरूरत क्या थी आपको डालने की? आज दोपहर में वो डिक्लेयर कर दिया गया, सम्मेलन खत्म नहीं हुआ अभी। पहली बार ऐसा हुआ कि सम्मेलन खत्म होने के बाद डिक्लेरेशन आता था, लेकिन पहली बार हुआ कि सम्मेलन के दौरान ही डिक्लेरेशन दे दिया गया, खत्म होने के पहले ही डिक्लेरेशन आ गया। इससे हम कहते हैं शोमैनशिप, ये कूटनीति नहीं है। उसकी वजह शायद ये होगी कि जो 3 सेगमेंट में बात होनी है, वो 3 सेगमेंट है। एक पहला सेगमेंट है वन अर्थ, वन अर्थ पे बात हो गई तो दे दिया। अब है वन फैमिली, तो फैमिली के पीछे बात तो बाद में फैलती है। मैं फैमिली की बताए दे रहा हूँ, अब छेड़ रहे हैं तो बता रहा हूं मैं। फैमिली की हालत यह है कि बाइडन का बेटा यूक्रेन के युद्ध में करप्शन में फंसा हुआ है और उसके ऊपर गंभीर चार्ज और किसी और ने नहीं, ट्रंप ने लगाए हैं। कहां तक बचाएंगे लोगों को? पिछली बार जिसके साथ में गलवैया डाले घूम रहे थे ना, वो जमानत कराता हुआ घूम रहा है ट्रंप, और अब बाइडन का नंबर है। और बाइडन की स्थिति है कि वह पॉपुलैरिटी में सबसे नीचे है, क्योंकि उसके बेटे के हाथ करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती कि आप ऐसी जगह क्यों जाते हैं, ऐसे मसलों पे क्यों हाथ डालते हैं जहां पर कि ऑलरेडी बारूद फैली हुई है। यहां के करप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो बहुत ही क्लीन गवर्नमेंट है। इतनी क्लीन गवर्नमेंट है कि हमारे यहां जो लोकपाल बना है सेंटर में, उसके पास कोई केस ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। को भी बतलाया गया है, नहीं, दुनिया को भी बतलाया गया है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार पर भी बात होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात होती है। तो वो भारत तो भ्रष्टाचार विहीन देश है ही नहीं, भ्रष्टाचार है। सारे लोग जानते हैं एक दूसरे की हकीकत कि भारत में आकंठ करप्शन है, छुपी हुई नहीं है ये बात। कुछ नहीं, खाली एक बात बता दें, हथियारों की डील में 10%, 7%, 3% कमीशन दिया गया कि नहीं दिया गया? ऑफिशियल है, ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। कहीं 7% है, कहीं 10% है, कहीं 3% है, कहीं 4% है। कमीशन है, कमीशन के बिना हथियारों की डील नहीं होती। और आपने 1 लाख करोड़ से ऊपर के, आपने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के आपने हथियारों के सौदे खरीद फरोख्त की है। करप्शन तो है, आपके कहने से तो नहीं मान लेगा कोई करप्शन नहीं है। और तो और वो जो सो कॉल्ड महान जहाज जो अंबानी जी के लिए खरीद के मंगाए गए थे, उस डील में तो फ्रांस में ये प्रूव हो चुका कि उसमें लेन देन हुआ है और उसमें करप्शन है। जिस डील को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा यहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन फ्रांस की अदालत में इंडोर्स किया कि वहां करप्शन है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि राजनीतिज्ञ जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। कोई और चीज हो आपकी जेल में तो नहीं, तो फिर जी।
अच्छा, मुझे लगा कि आप रुक करके फिर आप आगे बोलेंगे। नहीं इसलिए मैं आप अगर पूछने कुछ पा रहा। कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा अपनी बात। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर एक सामान्य आदमी की तरह, ये जो है राजनीतिक बातें, ये कूटनीतिक बातें तो अपनी जगह है और आपने इसका विस्तार से बताई आप। एक आम आदमी के नजरिए से अगर हम इसको एक आम आदमी के नजरिए से अगर देखें, तो क्या आम आदमी के लिए बस इतना भर है कि एक इवेंट है जो बड़ा खूबसूरत है, वो दिख रहा है, या आम आदमी के नजरिए से देखें तो ये है कि इससे, कि हम तो चाहते हैं कि हमको इससे क्या मिला, हमारा इतना पैसा खर्च हुआ, इससे हमको क्या मिला? सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है। देखिए, आम आदमी को सिर्फ एक चीज मिली है, वो ये कि सिर्फ हम इवेंट करना जानते हैं, ये चीज मिली है। और जो चीज चली गई है उसके पास से वो ये कि उसका तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक चला गया है आम आदमी का। अगर ये 10,000 करोड़ रुपया जो इस इवेंट पर, 10,000 करोड़ से ऊपर इस पे इवेंट पर खर्च हुआ है, अगर ये पैसा अकेले उत्तर प्रदेश में शिक्षा के सुधार के लिए और उद्धार के लिए लगाया जाता, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा से जो अभी सब क्राइसिस में घिरा हुआ है, वहां निरक्षरता एकदम चरम पर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तमाम पैसे के लिए तरस रहे हैं, इससे हम निकल जाते। आज स्थिति ऐसी है कि आपके पास में शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। आज स्थिति है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचरों से कह रहे हैं कि आपको अगर तनख्वाह चाहिए तो अपने लिए रिसोर्स लाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए कोई रिसोर्स नहीं लाते, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर एक इवेंट पर खर्च कर देते हैं। और ये अपने आप में बड़ी ट्रेजेडी है, ये बड़ी ट्रेजेडी है। इसलिए एक अन्य चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने चूंकि बात कही, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है ना, ये नारा अपने आप में जनता को विदेश नीति से कट ऑफ कर देता है। ये अपॉलिटिकल नारा है। विदेश नीति कोई जय जगदीश हरे की आरती नहीं है कि कोई भी जाए कपूर जलाए और खड़ा हो जाए और पूजा करने लगे। विदेश नीति में राजनीति इन्वॉल्व है और इसमें देश के हित इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी लगातार विदेश नीति को इवेंट बनाकर, एक उत्सव बनाकर, फेस्टिवल बनाकर, सिर्फ चमक दमक पर जोर देकर विदेश नीति के मर्म को एक तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया है। और क्या किया है उन्होंने? जो सबसे बड़ा काम किया है वो मैं आपको ये कह के मैं ये बात यहीं खत्म करूंगा। उनकी नेहरू से नफरत है ना, वो नेहरू को पसंद नहीं करते। भगवान इनकी इस बुद्धि को लंबी उम्र दे, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ग्लोबल साउथ एज ए कॉन्सेप्ट, ग्लोबल साउथ एज ए पदबंध, ये पदबंध किसी और ने नहीं, नेहरू ने दिया था, जिसको कि ये बार बार रिपीट करते हैं राम नाम की तरह। तो नेहरू तो इनके पीछे ततैया की तरह लग गया है। इनके पास अपनी भाषा नहीं होती। लाए ना चाणक्य के यहां से कोई भाषा खोज कर, जैसे आज वो कह रहे थे कि 2,500 साल पहले हमारे यहाँ एक स्तूप है जहां पर कि पता चलता है, वहां शिलालेख से पता चलता है कि 2,500 साल पहले हमारे यहाँ लोकतंत्र था। अगर 2,500 साल पहले लोकतंत्र था तो फिर राजशाही क्या कर रही थी हिंदुस्तान में? सारे दुनिया के लोग समझते हैं इस बात को। लोकतंत्र सबसे पहले, और लोकतंत्र की जननी भारत नहीं है, लोकतंत्र जननी है फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में लोकतंत्र की शुरुआत होती है। भारत की आजादी के साथ में और आजादी के संघर्ष के साथ में लोकतंत्र की शुरुआत नहीं होती। ये जो उन्होंने अभी वो एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है ना, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि हम एक मतलब भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। जी नहीं, फ्रांस लोकतंत्र की जननी है और ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। नरेंद्र मोदी कर कह रहे हैं कि अपने पूरे कैंपेन के जरिए एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उनके पेशाब से चिराग जल रहा है। तो ये इल्यूजन वो दिमाग से निकाल दें। किसी भी प्रधानमंत्री के आने जाने से कुछ नहीं होने वाला डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री बिल्कुल वैसे ही आते जाते हैं जैसे कि मंदिर में दर्शक आते जाते हैं। भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो डेमोक्रेसी है, विदेश नीति से जुड़ी हुई डेमोक्रेसी, इसका एक लक्ष्य है, राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रश्न जहां पर जुड़े हुए हैं और लोगों के, जनता के हित, अन्य देशों की जनता के हित जहां जुड़े हुए हैं, वहां उससे अपनी नीति को जोड़ना, जो कि हमारी विदेश नीति का हिस्सा था।
नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने सारी दुनिया की जनता के हितों के संघर्षों के साथ अपने को एकदम विच्छिन्न कर लिया है। और किसके साथ जोड़ दिया है उन्होंने? सिर्फ अमेरिका और हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ। ये हथियार बनाने वाली कंपनियां और फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये सबसे बड़ी डोनर है भारतीय जनता पार्टी की, और इनके हितों की रक्षा वे विदेश नीति के मंचों से जाके कर रहे हैं। ये जो पूरा अभी प्रसंग चल रहा है ना, मैं अभी बोल नहीं पा, मैं आपकी वजह से मैं जल्दी में था। कल ही एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें कि बाकायदा अमेरिका की पोल खोली गई है क्लाइमेट चेंज के मसले पर। ये नरेंद्र मोदी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग लगे हुए हैं उनको भी पढ़ने की फुर्सत, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कहां कितने बल्ब लगेंगे, कहां कितनी ट्यूबलाइट लगेंगी, कहां कितनी रोशनी होनी चाहिए, कहां कितना संगमरमर लगना चाहिए। अरे ये हो क्या रहा है देश में? विदेश नीति का मतलब है कि आपके पास में दुनिया की राजनीति और दुनिया की जनता के दुख दर्द की समझ हो। ये झिलमिल जो रोशनी है उसकी समझ से आप दुनिया को जीत नहीं सकते। अंत में ये जो रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये चाइनीज लाइट है, भारत की लाइट नहीं है। आप चाइनीज लाइट में बैठ के चाइना के बारे में आप निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज रोशनी आपकी आंखों में चुभती है। चाइना आपके दिल में घुस चुका है, आपके व्यापार में घुस चुका है, आपके घर में घुस चुका है। और जिस रोशनी को वो बार बार दिखा रहे हैं, उस रोशनी का जनक अमेरिका नहीं है, चाइना है। फ्रांस भी नहीं है, चाइना है। और ये एक वास्तविकता है। ईमानदारी तो इसी बात की है कि नहीं हम धन्यवाद दें चाइना को। लेकिन सर, चाइना तो हमारा दुश्मन देश है, वो हमारे सीमाओं पे कब्जा कर रहा है, हमारे हिस्सों को अपना हिस्सा मान रहा है। तो नहीं, वो चाइना हमारा दुश्मन देश है, तो आप चाइना के साथ में अपने संबंध तोड़ दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? चाइना बहुत अच्छा देश नहीं है, अब बहुत बुरा देश है। आप अपने व्यापारियों से कहिए चाइना में पैसा न लगाएं, चाइना से व्यापारिक लेन देन न करें। कोई व्यापारी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज स्थिति है कि अमेरिका भी चाइना की दुकानें अपने आप बंद करने की स्थिति में नहीं है। भारत की तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में जितनी भी दुकानें हैं उनमें सबसे अच्छी दुकानें और सबसे पॉपुलर दुकानें वही हैं जहां चाइनीज माल मिलता है। तो चाइना से आप लड़ नहीं सकते। अंत में एक बात कह के मैं ये बात कंक्लूड करता हूं आपके लिए। ये जो अफ्रीकी यूनियन के लोग आए हैं ना, पूरा का पूरा जत्था आया है, पता नहीं नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार के लोगों को, जो उनके नीति निर्धारक, कितनी पॉलिटिक्स की समझ है। अफ्रीका के मैक्सिमम जो उत्खनन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो खनिज पदार्थों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, खाने हैं, उन सब पर चाइना का मैक्सिमम पर कब्जा है। तो अफ्रीकी यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप बनने से चाइना के हाथ मजबूत हुए हैं। आपके हाथ में तो एक खान नहीं है अमेरिका के, भारत के हाथ में दक्षिण अफ्रीका की या अफ्रीकी देश में किसी की भी। आप क्या करते हैं? हाँ, कहीं नाइजीरिया में आपका अदानी कहीं जो है वो 100, 200, 500 एकड़ जमीन में जो है अरहर की दाल पैदा करता है। आप इतने में खुश हैं। चाइना के पास क्या है? चाइना के पास में तमाम जितने भी रत्न हैं उनकी खाने हैं, जो वो दक्षिण अफ्रीका में, और उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो आज स्थिति क्या है कि किसके हाथ मजबूत होंगे? इसके हाथ मजबूत होंगे दक्षिण अफ्रीका के और उस कॉन्टिनेंट के देशों के आने से चाइना के हाथ मजबूत होंगे। इससे रशिया के हाथ मजबूत होंगे। और वह जो मॉडल जो कैरी करना चाहता है अमेरिका, इसको एक टूल्स की तरह G20 को, वो मॉडल कोलैप्स करेगा, वो कोलैप्स करेगा। इसलिए मैं इसे एक खाली प्रोपेगेंडा इवेंट की तरह देखता हूं G20 समिट को। इससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है। और नरेंद्र मोदी की चिंता यह है कि कम से कम 2024 के इलेक्शन में तो कोई तो चीज दिमाग में रह जाए, कोई तो बिल्डिंग रह जाए ऐसी नमूने की। एक विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया पूरे 9 साल में, तो कम से कम कुछ न। अरे देखिए, मजेदार बात सुनिए। अब प्रगति मैदान बनाया और प्रगति मैदान के लिए काम किया मोहम्मद यूनुस ने और कांग्रेस के लोगों ने। अब आपने क्या किया? अब प्रगति मैदान को तोड़ तोड़ के वहां पे अपना अखाड़ा खोल दिया। अरे
अरे कहीं कोई नई जमीन ले लेते हैं नोएडा में, एक नया प्लेटफॉर्म बनाते, देखते हम भी कितनी जमीन है और कितने पैसा है और कितना दम है। जितना भी काम किया गया है वो सारा का सारा जमीन और एक्वायर करना और सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो पहले से था उसको तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन बनाना, उसी जगह बनाना। अरे नहीं, अरे करना हो तो नया करो ना। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, किसी ने भी इन लोगों में से कम अंग्रेजों की बनाई जमीन तोड़ के उस पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, नई बिल्डिंग है। सर लेकिन इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू इतिहास मिटा करके इतिहास लिखना नहीं चाह रहे। ये इतिहास मिटा करके इतिहास लिखना वो इनके बस की नहीं है। देखिए इनके बस की नहीं है, इनके बस की नहीं है। इनके बस की सिर्फ इतनी सी है कि ये सिर्फ अब इंतजार कर रहे हैं विदाई का। अब ये डिपेंड करता है जनता की चेतना पर कि इनको विदा वो कब करे, लेकिन ये तय है, ये तय है, ये तय है। ये खाली इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आप देखिए, आप लिस्ट उठाइए, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक काम करते हैं, पत्थर लगाने का और फीता काटने का, कि शिलान्यास करा लो और फीता कटवा लो। तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं अनिल भाई साहब से, पॉलिटिकल सवाल है तो उनको जोड़ लेते हैं। बहुत देर से चुप है अनिल भाई साहब, क्या लग रहा है आपको?